नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की 4th क्लास करेंगे। इसमें इंश्योरिंग क्लीनिंगनेस हॉस्टल प्रीमिसेस, छात्रावास परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित करना। जो छात्रावास परिसर है उसकी हमें साफ सफाई को क्या सुनिश्चित करना होगा एक हॉस्टल वार्डन को। अब किस प्रकार अब हम जो छात्रावास परिसर की साफ सफाई है वो किन किन टॉपिकों के द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उसके मैंने कुछ टॉपिक के एग्जांपल नीचे दिए हैं, आप उनको पढ़िएगा। उसके बाद में उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम जानेंगे। जैसे रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल, मतलब प्रत्येक दिन का साफ सफाई का क्या होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें डेजिग्नेटेड स्टोरेज स्पेस, तो यहाँ निर्दिष्ट भंडारण का स्थान। भंडारण से आप क्या समझते हैं, जैसे लॉकर अलमारी ये होती है ना, तो इनमें क्या बच्चे अपने सामानों को सही से रख पाएंगे। थर्ड है फूड स्टोरेज डिस्पोजल, तो यह है खाद्य भंडारण और डिस्पोजल माने निपटान। तो जो खाद्य का भंडारण है उसका वो हमें सही प्रकार करना है और उसका निपटान भी सही प्रकार से करना है। किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। चौथा लॉन्ड्री मैनेजमेंट। लॉन्ड्री मैनेजमेंट यहाँ संबंधित है, ये कपड़ों से संबंधित है, ठीक है, जो कपड़े धोने और इन सारी चीज़ों से कपड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है व्यक्तिगत स्वच्छता, जो पर्सन है वो खुद को भी स्वच्छ रखें, ठीक है, इसके बारे में यहाँ जानेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, तो इसमें है कचरे का उचित निपटान। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज मतलब कचरे का उचित निपटान। इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन में है निरीक्षण और मूल्यांकन। क्या है, निरीक्षण और मूल्यांकन, जो एक हॉस्टल वार्डन करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इसमें, और कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो मैंने नीचे इसमें दे रखी हैं, उनको भी बता दूंगा, ठीक है, जो इससे अलग टॉपिक है। तो करते हैं पहला वाला इसमें रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल में है नियमित साफ सफाई कार्यक्रम। इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित साफ सफाई कार्यक्रम आवश्यक है। आप भी जानते हैं बात भाई, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको नियमित साफ सफाई बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या वहाँ स्वच्छता रहेगी। नेक्स्ट है शेड्यूल में विशिष्ट सफाई कार्यक्रम, विशिष्ट सफाई कार्य जैसे वैक्यूमिंग, पोंछा लगाना, बाथरूम की सफाई आदि शामिल होनी चाहिए। नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम का पालन करने से छात्रावास साफ, ठीक है, और सुव्यवस्थित रहेगा, जिससे स्वास्थ्य और आरामदायक रहने के वातावरण को बढ़ावा मिले। अब आप देखिए, जैसे जो कोई छात्रावास है, ठीक है, इसमें क्या हर रोज साफ सफाई होनी चाहिए, जैसे क्या वैक्यूमिंग, ठीक है, पोंछा लगाना और बाथरूम की साफ सफाई। ये कौन करेंगे, जो वहाँ स्वीपर्स और सफाई वाले जितने भी कर्मचारी रहते हैं वो वहाँ ये सारी चीज़ें इनका निपटान करेंगे, ठीक है, उन्हीं की सारी ये जिम्मेदारी भी करना। और नेक्स्ट इसमें क्या है, नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम पालन करने से छात्रावास साफ और सुव्यवस्थित रहेगा। ये एकदम सही बात है, क्योंकि नियमित रूप से साफ सफाई करेंगे तो छात्रावास साफ रहेगा और सुव्यवस्थित भी रहेगा, जिससे आरामदायक और रहने का वातावरण मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसमें निर्दिष्ट भंडारण का स्थान, डेजिग्नेटेड स्टोरेज स्पेस। इसमें है निर्दिष्ट भंडारण के स्थान छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, आगे सुनिए। छात्रावास जैसे साझा रहने के माहौल में प्रत्येक व्यक्ति के सामान के लिए निर्दिष्ट भंडारण का स्थान होना चाहिए। अब आप यहाँ समझिए, एक छात्रावास में काफ़ी सारे छात्र, बहुत सारे छात्र रहते हैं, तो अब उनका कुछ सामान भी होगा, ठीक है, उनके जैसे कॉम कंगा वगैरह, उनके ऑयल तेल वगैरह, और जो भी उनके डेली यूज़ के जो सामान है, तो उनके लिए क्या कोई भी निर्दिष्ट निर्दिष्ट मतलब जैसे एक तरफ किसी तरफ इशारा कर दिया सर, मतलब अलमारी हो गई, ठीक है, तो वहाँ वो उनका अलमारी में अपना एक सामान रख सकेंगे। अलमारी में एक जैसे मान लीजिए कोई खाना हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक अलमारी तो स्पेशल किसी को मिलेगी नहीं, अलमारी मतलब छोटी टाइप में एक लॉकर है ना, लॉकर या अलमारी से कह सकते हैं, तो उसमें वो अपना पर्सनल सामान वहाँ रख सकते हैं। तो निर्दिष्ट भंडारण स्थान, तो निर्दिष्ट भंडारण स्थान से आप यहाँ समझिएगा, जैसे जैसे क्या लॉकर, अलमारी, ठीक है, तो इसमें वो अपना सामान रख पाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रदान कर दीजिएगा। सामान्य क्षेत्रों को अव्यवस्था से मुक्त रखते हैं और उपयोग के बाद सभी को अपनी वस्तुएं उनके निर्धारित स्थान पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गंदगी कम करने के लिए मदद मिल सकती है और छात्रावास को साफ रखना आसान हो सकता है।
यह अधिक संगठित और देखने में आकर्षक वातावरण बनाता है, कीटाणुओं के फैलने को रोकने में मदद करता है और आम क्षेत्रों को स्वच्छ रखता है। जैसे अब हमने प्रत्येक बच्चे को एक लॉकर दे दिया, ठीक है, जिसे अलमारी कहते हैं, अलमारी या लॉकर कहते हैं। वो उसमें अपना सामान रख सकता है, अपना खाने पीने का सामान जिससे से नमकीन बिस्कुट वगैरह, ठीक है, अपने ऑयल कॉम वगैरह, और भी जो अपनी जैसे पैसे वैसे वगैरह रख सकता है, और भी जो अपनी पर्सनल चीज़ें हैं वो उसको उसमें रख सकता है। अब इससे क्या होगा भाई, प्रॉपर वो उसमें रखे रहेंगे तो बाहर वो बिखरे हुए नहीं दिखेंगे उसके, ठीक है। अगर बाहर बिखरे हुए दिखेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ वो गंदगी, एक तरह से गंदगी गंदगी के रूप में फैले हुए दिखेंगे कि ये किसका सामान पड़ा है, ठीक। तो निर्दिष्ट भंडार स्थान का मतलब आप मेरे अंदर से समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें करते हैं, ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए कैसे। फूड स्टोरेज डिस्पोजल, खाद्य भंडारण एवं निपटान। इसमें अंदर देखते हैं, छात्रावास के रसोई घर और भोजन क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को स्वयं सफाई करने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसमें बर्तन धोना और दूर रखना, काउंटरों और सतहों को पहुंचना और खाद्य अपशिष्ट उचित निपटान करना शामिल है। अब देखिए, जैसे आप हॉस्टल में हैं, ठीक है, तो रसोई भाई वहाँ तो वो होती है, मैस मैस का अलग क्षेत्र होगा। अब वहाँ जैसे मान लीजिए उन्होंने मैस के सामान रख दिया, जैसे कि कोई सब्जी या फिर रोटी वगैरह, ठीक, तो वो आप लेंगे, उन्हें लेंगे या फिर वो देंगे, जो भी होगा। तो वहाँ क्या वो थोड़ा बहुत फैल भी सकते हैं, तो उसका निपटान तो वो कर देंगे, लेकिन या फिर हो सकता है आप भी कर दो, वहाँ पहुँचा, वहाँ कोई कपड़ा ऐसा रखा हो जिससे फैलने पर आप उसका वहाँ पर भी सफाई कर सको। और दूसरा एक चीज़ ये भी है, जैसे आपके ये जो वो होंगे बर्तन, तो वो तो आपको खुद ही धोने होंगे, ठीक है, तो उसकी साफ़ सफाई आपको ध्यान रखना होगा। आप ये उसकी साफ़ सफाई का आपको क्या ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बर्तन धोना और दूर रखना, ठीक है, बर्तन धो के क्या, धो के हम उन्हें दूर रखेंगे, काउंटरों और सतह को पहुंचना और खाद्य अपशिष्ट का उचित निपटान करना। जैसे मान लीजिए आपने भोजन कर लिया, ठीक है, आपके द्वारा वहाँ फैल गया तो आप उससे वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरा, अब निपटान कैसे करोगे, आपने भोजन ज़्यादा ले लिया तो क्या करोगे भाई, उसको अलग उसमें डालिए, वहाँ एक डस्टबिन सा पड़ा होगा जिसमें खाली रोटी या सब्जी पड़ेंगी, तो उस तरह के डस्टबिन में आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है, जिससे वो क्या होगा, या तो पशुओं के खाने के काम आ जाएगा, जानवरों के खाने के वो काम आ जाएगा। तो और इसमें कहना चाह रहा है, भोजन क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रहेगा। इससे क्या, भोजन क्षेत्र जो क्या है साफ और स्वच्छ रहेगा और हर कोई कीटाणुओं या कीटों के बारे में चिंता किए बिना इन स्थानों का उपयोग या आनंद ले सकेगा। इसके अतिरिक्त लगातार स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए रसोई और भोजन क्षेत्र की नियमित गहरी सफाई, जैसे फर्श सफाई, उपकरणों को साफ करना भी सफाई कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। अब ये तो हो गया बाहर वाला, ठीक है, जो बच्चों के अंडर में था। अब अंदर जो रसोई की सफाई है वो वहाँ के वर्करों के हाथ में होगी। तो उसमें क्या है, वही जिन बर्तनों में भोजन पकाते हैं उनका वो बिल्कुल एकदम क्या स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। तो और वहाँ के फर्श भी एकदम क्या स्वच्छ होना चाहिए नियमित रूप से। ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल नियमित रूप से साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। अगला है इसमें लॉन्ड्री प्रबंधन। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी को अपने कपड़े धोने और अपने गंदे कपड़े नियमित रूप से धोने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं वो गंदे भी होते होंगे, तो आप प्रोत्साहित करना है आपको उनको कि आप अपने कपड़े नियमित रूप से धोएं, ठीक है, आप अपने गंदे कपड़े नियमित रूप से धोएं। तो इस चीज़ के लिए आप प्रोत्साहित करोगे तो क्या वहाँ साफ और स्वच्छता रहेगी। कपड़े धोने के दिन निर्दिष्ट करने और कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने से गंदे कपड़े की अव्यवस्था और गंदगी का स्रोत बनने से रोकने में मदद मिल सकती है। ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए संडे के दिन छुट्टी रहती है, तो आप कह सकते हैं कि संडे वाले दिन आप सभी को अपने कपड़े धोने हैं, कि निर्दिष्ट करना, दिन निर्दिष्ट करने का मतलब है यहाँ पर्टिकुलर कोई एक दिन बता दिया कि इस दिन आप अपने कपड़े धोइएगा, ठीक है। अब कपड़े धोने की व्यवस्था, सुखाने की व्यवस्था ऊपर, ठीक है, जहाँ भी सूखने की व्यवस्था हो, इस्त्री मतलब यहाँ प्रेस करने की व्यवस्था, सभी सुविधाएं आपको वहाँ करनी होंगी। तो सभी लोग अगर इस तरह काम करेंगे तो वहाँ क्या एकदम स्वच्छ वातावरण रहेगा।
ठीक है। और इसमें अगला थोड़ा दे रखा है, कपड़े धोने की प्रबंध प्रणाली भी गंदे कपड़ों और दुर्गंध से बचाकर छात्रावास के वातावरण को स्वच्छ और ताज़ा रखने में मदद कर सकती है। वही बात कहना चाह रहा है ये। और उचित लॉन्ड्री प्रबंध के महत्व के बारे में सभी को शिक्षित करना और नियमों और विनियमों को लागू करने का महत्वपूर्ण है। अगर आप ये उचित लॉन्ड्री प्रबंध के बारे में नियम और विनियम आपको उनको बता देते हैं, तो इससे क्या साफ स्वच्छता रहेगी, वहाँ के जो छात्र हैं वो उनके कपड़े दिखने में स्वच्छ लगेंगे और साफ सुथरे होंगे। तो ये भी क्या आप सब वहाँ नियम लागू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कपड़े धोने की व्यवस्था बनाए रखने और एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंध प्रणाली होने से छात्रावास का वातावरण स्वच्छ और अप्रिय गंध से युक्त मुक्त रह सकता है। ठीक है, अप्रिय गंध मतलब जैसे पसीने एक प्रकार की गंध आती है ना, तो उससे क्या रहेगा, छात्रावास एकदम मुक्त रहेगा। अगला है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, जो अच्छी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसको करने के लिए आपको बच्चों को क्या प्रोत्साहित करना होगा। उससे क्या होगा, छात्रावास में रहने वाले लोगों को स्वच्छता का लाभ मिलेगा, बल्कि सामान्य क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। नियमित रूप से हाथ धोना, जैसे अब जो व्यक्तिगत सुरक्षा में है इसने कुछ हमें बताए हैं, जैसे क्या हाथ धोना। ठीक है, खाना खाने के बाद जो भी कोई काम करने के बाद हाथ धोओगे तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा है दांत साफ करने और स्नान करने। ठीक है, नियमित रूप से दांत साफ करने होंगे आपको, जिससे आपके मुख में दुर्गंध नहीं आएगी। और स्नान करने से कीटाणुओं और बीमारियों को फैलाने से रोका जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से दांत साफ करेंगे और नियमित रूप से नहाएंगे तो क्या भाई बीमारी नहीं आएंगी इतनी ज़्यादा। ठीक है, और फैलने से भी उनको रोका जा सकता है। और क्या रहा है, और छात्रावास का वातावरण ताज़ा और स्वच्छ बना रहता है। आप भी जानते हैं नहाने के बाद हमें कितना ताज़ा महसूस होता है, और छात्रावास का वातावरण भी क्या रहेगा, ताज़ा होगा। साबुन जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके सभी को अपनी स्वच्छता और प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करें। आपको ही साबुन प्रदान करने होंगे, ठीक है, कपड़े धोने वाले भी और नहाने वाले भी, जिससे क्या वहाँ पर स्वच्छता रहेगी। तौलिए, टूथब्रश और उन्हें इन आदतों के महत्व की याद दिलाना। ठीक है, तौलिया वगैरह, टूथब्रश, आप ये सारी चीज़ें जानते हो। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए न केवल छात्रावास में सभी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब इस प्रकार की अगर अच्छी आदतें वो ले लेंगे तो उससे क्या होगा, वो बीमार बहुत ही ज़्यादा कम पड़ेंगे। ठीक है, वो स्वस्थ रहेंगे और बल्कि एक स्वच्छ और अधिक रहने का वातावरण बनेगा। अब जब वो साफ और स्वच्छ रहेंगे तो क्या वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, इंग्लिश में दे दिया मैंने। और अगला है कचरे का उचित निपटान, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। सभी को कचरे के निर्दिष्ट डिब्बों या कंटेनरों, जैसे पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य। देखिए ये पुनर्चक्रण योग्य मतलब रिसाइकेबल, और गैर पुनर्चक्रण योग्य मतलब नॉन रिसाइकेबल योग्य। ठीक, आप इन्हें समझिए। दो कंटेनर होंगे, एक में रिसाइकेबल, एक में नॉन रिसाइकेबल। अगर हम कचरा डाल देंगे तो इससे क्या वहाँ आसानी हो जाएगी कचरे के निपटान में। जैसे उचित अपशिष्ट निपटान से छात्रावास के वातावरण को स्वच्छ रखने और कीटों और या गंधों को विकसित होने से रोकने के लिए मदद मिलेगी। सभी को अपने कचरे की जिम्मेदारी लेने और उसका उचित निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करें, या तो इसे पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में क्रमबद्ध करके इससे निर्दिष्ट अपशिष्ट निपटान क्षेत्र में ले जाकर इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हो। आप यहाँ एक चीज़ समझिए, डस्टबिन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हर छात्रावास के बाहर नीचे है ना, हर छात्रावास के बाहर क्या डस्टबिन रख देंगे, दो, एक में डिस्पोजल, एक में रिसाइकेबल, एक में नॉन रिसाइकेबल। तो उन्हें बता देंगे कि ये रिसाइकेबल है और ये नॉन रिसाइकेबल है, तो इन डस्टबिन में आप इन कचरे को डालो। ठीक है, और इसमें है कूड़ेदान का उपयोग। कूड़ेदान अक्सर छात्रावास के कमरों के बाहर या बाहर रखे जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। यहाँ है पाए जाते, पिए नहीं पाए जाते, सॉरी, कूड़ेदान के नीचे पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि केवल शो पीस के रूप में।
तो जो कूड़ेदान होते हैं कहाँ बाहर रखे रहते हैं, तो इनका क्या करेंगे हम बताएंगे, आप इनका उपयोग कीजिए, ना कि छात्रावास में कूड़े को फैलाइए। आपको अवांछित चीज़ों को मैदान में फेंकने और अपने स्थान को अशुद्ध और गंदा करने के बजाय कूड़ेदान के अंदर फेंकना चाहिए। देखिए, ना तो आपको जो मैदान है प्ले फील्ड उसमें कुछ करना है, मतलब कूड़ा फैलाना है, और ना ही अपने हॉस्टल में और ना ही अपनी डॉर्मेट्री में। आप कूड़ेदान का उपयोग कीजिए प्रॉपर कूड़े के निपटान के लिए, कचरे के निपटान के लिए। अगला इसमें है ये, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ, निरीक्षण और मूल्यांकन। तो निरीक्षण और मूल्यांकन में है, छात्रावास के स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण मूल्यांकन महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रावास अच्छी स्थिति में है। अब देखिए, जो छात्रावास है ना, आपको उसका निरीक्षण करना होगा या तो पर डे, ठीक है, ये तो मूल्यांकन छात्र स्थिति में, मूल्यांकन साप्ताहिक या मासिक होना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा हो सकता है, आपको हफ्ते में करना होगा या फिर महीने में करना होगा, लेकिन मूल्यांकन क्या जरूरी है, मूल्यांकन मतलब कैसे निरीक्षण, वहां जाके आप जांच करोगे कि यहाँ की स्वच्छता कैसी है। और इन निरीक्षणों के दौरान छात्रावास के सभी क्षेत्रों जैसे सामान्य स्थानों, बाथरूमों सहित सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रसोई और व्यक्तिगत कमरों की गहन जांच की जानी चाहिए। अगर देखिए, इन रसोई वगैरह, ठीक है, कमरे और बाथरूम, सामान्य स्थान, इन सभी पे आपको देखना होगा जाके कि गंदगी है या नहीं। अगर गंदगी होती है तो वहाँ आप कहेंगे कि यहाँ स्वच्छता की कमी है, यहाँ पूर्णतः स्वच्छ करिए इसको, ठीक। इन कर्मचारियों से आप कह सकते हैं। अगला है आंतरिक क्षेत्र। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये जो आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र, मतलब इसमें दे रखा है, हॉस्टल के कमरे, कैंटीन, कॉमन रूम सहित वॉशरूम और हर शाम कार्यालय समय के बाद सुबह जल्दी कमरों में रहने से पहले साफ सफाई की जानी चाहिए। ये सारे क्या हैं, ये आंतरिक क्षेत्र हैं हॉस्टल के, ठीक है, कैंटीन, कॉमन रूम, वॉशरूम। तो इनमें क्या, इनमें या तो फिर सुबह जल्दी या फिर शाम को, है ना, सफाई होनी चाहिए। यदि संपर्क सतह स्पष्ट रूप से गंदी है, मतलब नीचे वाली सतह जो फर्श है वो गंदी है, तो उसे कीटाणु शोधन से पहले साबुन और पानी से साफ किया जाना चाहिए। अगर नीचे वाली सतह गंदी है तो कीटाणु शोधन मतलब फिनाइल वगैरह इनसे, या फिर पहले साबुन से साफ कीजिए और फिर से प्रॉपर तरीके से साफ करवाइए। देखिए, ये सारे आपके अंडर में आएंगे, तो ये आपको जो नीचे आपके वर्कर हैं, ये सफाई वाला और ये जितने भी हैं, इनसे आपको ये काम करवाने हैं। सफाई से पहले कर्मचारियों को डिस्पोजल रबर जूते, ठीक है, ये आपको देने होंगे, डिस्पोजल रबर जूते, दस्ताने, ये डिस्पोजल वाले, भारी और टिकाऊ, और ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। ये सफाई वालों के लिए है ये गाइडलाइन। बाहरी क्षेत्र में देख लेते हैं हम। वायु धाराओं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क के कारण बाहरी क्षेत्रों में इंडोर क्षेत्रों की तुलना में कम जोखिम होता है, ठीक है। जैसे बाहरी क्षेत्रों में पार्क, सड़कें, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट, तो ये सारे बाहरी क्षेत्र में आते हैं, इनसे हमें कोई मतलब है नहीं। सफाई और कीटाणु शोधनों को प्रयासों को नियमित रूप से लक्षित किया जाना चाहिए, और जैसे कि ऊपर पहले बताया जा चुका है, छुई या गई दूसरी जगहों को दैनिक आधार पर सफाई, कीटाणु नाशक पर ध्यान केंद्रित करने के वाले मुख्य क्षेत्र हैं। देखिए, अब जैसे हॉस्टल है, हॉस्टल में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हर कोई अपना हाथ छूकर चलता है, जैसे कि रेलिंग होती है ना, झीने पे जब हम ऊपर नीचे चढ़ते हैं, तो ऐसी जगहों पर अगर आप कीटाणुनाशक इसका उपयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर हर कोई अपने हाथ छू के चलता है, तो वहाँ संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे जो भी स्थान है वहाँ फिनाइल का उपयोग किया जाना चाहिए। छात्रावास का मुख्य द्वार या दरवाज़ा, जो छात्रावास का मुख्य द्वार या दरवाज़ा होगा, ज़्यादातर उसे लोग क्या छुएंगे, तो उसका भी सही से साफ सफाई होनी चाहिए। इंडोर एरियाज मैंने लिख दिए हैं, हॉस्टल्स, रूम, कैंटीन, वॉशरूम इंक्लूडिंग कॉमन रूम्स शुड बी cleaned every evening after office hours, early morning before the rooms occupied. The contact surface visibly dirty should be cleaned with soap, water, prior to disinfection. Prior to cleaning, the worker should be wear disposal rubber boots, glove, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक। आउटडोर एरिया आप पढ़ लीजिए कैसे भी। Cleaning the disinfection effort should be target the frequently touched contained surface area. पार्किंग एरिया सब आउटडोर एरिया है, ठीक है, आउटडोर एरिया, इंडोर एरिया।
ठीक, आगे आप देखते हैं इसमें हम कुछ और मैंने चीज़ें ऐड करी हैं इसमें, जैसे सफाई वाला या सैनिटरी गाइड के लिए जिम्मेदार होगा। जो सफाई वाला होगा ना या सैनिटरी गाइड, वही क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा। देखिए, भवन के कमरे, सड़कें, शौचालय आदि का साफ सुथरा रखना, साफ सफाई सामग्री का किफ़ायती उपयोग करना। जो साफ सफाई की सामग्री है, फिनाइल, पोंछा वगैरह और जितने भी सारी चीज़ें हैं, तो उनका किफ़ायती उपयोग आपको करना होगा। आपको नहीं, मतलब सफाई वालों को। स्थान के स्वच्छता गाइड निरीक्षण छात्रावास प्राधिकारियों को ध्यान में लाना, उसे आवंटित किया है कि जहां उसे अस्वच्छ स्थिति नजर आती है। कूड़ा आदि का उचित स्थान पर जमा करना, आवश्यकता पड़ने पर अन्य सफाई वालों के काम की निगरानी करना, ये सब काम होंगे। ठीक है। अब जैसे देख, सफाई वाले कुछ एरिया हैं, टॉयलेट या पॉट कॉमोड, ठीक है। इसमें ये जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% डिटर्जेंट, ये टॉयलेट या उनको साफ करने के लिए कुछ दे रखे हैं। इनसाइड ऑफ टॉयलेट पॉट कमोड स्क्रब विद देयर commanded agent and the long handle angular brush, lid commode nylon scrub, जो ब्रश होती है साफ़ करने वाली, टॉयलेट फ्लोर, इसमें भी इसको आपको इसे साफ़ करना होगा। सिंक वगैरह, ठीक है, जो बर्तन बर्तन वाली होती है, तो वहाँ भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखवाना होगा इन सफाई वालों से। अगला है इसमें सैनिटेशन हाइजीन। प्रत्येक छात्रावास में निम्नलिखित की सुविधाएं होंगी, अर्थात पर्याप्त सुरक्षित पेयजल, वाटर फिल्टर, आरओ मल्टीपल स्थापित किए जाने चाहिए। मतलब बहुत सारे, मतलब एक दो तीन होने चाहिए, मल्टीपल 2 या 3 होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होंगे। आसान पहुंच के लिए परिसर में रसोई घर, शयनगृह जैसे स्थान, ये भी होने चाहिए। मनोरंजन कक्ष आदि। नहाने और कपड़े धोने के लिए गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी होना चाहिए। परिसर का रखरखाव, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। नियमित रखरखाव के उचित जल निकासी की व्यवस्था। इसमें से एक दो टॉपिक मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। और है कूड़े के निपटान की व्यवस्था, ठीक है। मच्छरदानी या रिप्लेसमेंट उपलब्ध कराकर मच्छरों से सुरक्षा होनी चाहिए बच्चों की। वार्षिक कीट नियंत्रण, उचित वार्षिक कीट नियंत्रण, ठीक है। उचित फिटिंग के साथ पर्याप्त संख्या में अच्छी रोशनी वाले और हवादार शौचालय। 7 बच्चों के लिए कम से कम 1 शौचालय अनुपात, मतलब 7 बच्चों के लिए 1 शौचालय होना चाहिए। हॉस्टल में 10 बच्चों के लिए कम से कम 1 स्नान कक्ष अनुपात में उचित फिटिंग वाले, अच्छी रोशनी वाले हवादार बाथरूम की पर्याप्त संख्या। कपड़े धोने और सुखाने के लिए पर्याप्त जगह, ये भी होनी चाहिए। लड़कियों के छात्रावास में ताज़ा नैपकिन भरने की एक अच्छी जगह से परिभाषित नीति के साथ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों और इंसुलेटर, जहाँ भी संभव हो वॉशिंग मशीन। देखिए, वॉशिंग मशीन, ठीक है, संभव हो, तो इसने कहा संभव हो। साफ और मक्खी रोधी रसोई और बर्तन धोने के लिए अलग क्षेत्र होना चाहिए, बिल्कुल भी, जहाँ मक्खी ना हो और बर्तन को प्रॉपर तरीके से धो सकें। हर महीने में 2 बार बिस्तर, कपड़ों और नियमित आधार पर धूल सेकना। बीमारी कर, करने बीमारी कमरे सॉरी बीमार कमरे में साफ सफाई बनाए रखना। घर की सभी मंजिलों को दैनिक सफाई और पोंछा करना। ये थोड़ा घर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये गलत हो गया है, ये घर नहीं है। बीमार कमरों में साफ सफाई रखना, और जो हॉस्टल है उसमें जो कमरे हैं उनकी मंजिलों का भी दैनिक साफ सफाई ध्यान रखना। शौचालय और स्नान घरों की प्रतिदिन 2 बार सफाई और धुलाई करना। ये सारी चीज़ें कौन करेंगे? सफाई वाले करेंगे, ठीक है, प्रतिदिन। और सब्जियों, इसे छोड़िए, सब्जियों और फलों का उचित धुलाई भोजन तैयार करने के लिए स्वच्छ तरीका है। जो सब्जी होगी तो उसका भी क्या, उचित साफ सफाई उसकी भी होनी चाहिए। प्रत्येक भोजन के बाद रसोई की स्लैब्स, फर्श और गैस की सफाई, ये भी नियमित रूप से प्रॉपर प्रतिदिन होनी चाहिए। खाद्य पदार्थों अन्य आपूर्तियों को बनाए रखने के लिए स्वच्छ और कीटरोधी स्टोर, ये भी होना चाहिए। जहाँ पे खाद्य पदार्थ रहते हैं वहाँ पे क्या, वो स्वच्छ होना चाहिए, और जहाँ पे कीट वीट नहीं होने चाहिए, जैसे चूहे हुए वगैरह, खटमल, ये भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसे छोड़िए, सब बेकार है। वर्ष में कम से कम 1 बार बिस्तरों का कीटाणुशोधन होना चाहिए। संक्रामक और संक्रामक रोग के मामलों में प्रत्येक डिस्चार्ज के बाद बीमारी कमरे के अलगाव कक्ष का धूम्रीकरण। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये यहाँ पर ये जो टॉपिक है,
ये थोड़ा सा समझने वाला है। बाकी तो इसमें इतना कोई, जैसे संक्रामक रोग है, ठीक है, तो अगर उस रोग, टीबी वगैरह जो होती है, उसमें क्या आप धूम्र मतलब ऐसी ऐसा धुआं करते हैं जिससे कि वहाँ पे वो वातावरण थोड़ा स्वच्छ हो सके और वहाँ वो कीटाणु मर जाए, ठीक है। और ये कह रहा है तो धूम्रीकरण के बाद बीमार कमरे की क्या होनी चाहिए, साफ सफाई, साफ सफाई, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक, एक दो पॉइंट और हैं, तो उन्हें सुन लीजिए। उचित भोजन शिष्टाचार का पालन किया जाना चाहिए, जैसे उचित रूप से बैठना और परोसना। अब ऐसा नहीं है कि भाई उचित रूप से बैठोगे और उचित रूप से परोसा जाएगा तो उससे क्या होगा, सभी लोग अच्छी तरह से खा पाएंगे। अगर सभी हल्ला हो करेंगे या फिर छीना झपटी करेंगे तो क्या होगा, इससे नुकसान हो जाएगा। ऐसे कोई करने वाला नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। तो इसमें इस टॉपिक में इतना ही, और कुछ बचा होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।